काइडो सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि वह यहाँ असल में किस मकसद से आया है। क्या यह पर्पल हेयर्ड लड़के सांजो का बदला है? मकोतो बेफिक्र अंदाज में पूछता है कि क्या वही काइडो वह इंसान है जिसने सांजो को हराया था। वह उसके शरीर को ध्यान से देखता है और हैरान होता है कि इतनी मामूली चोटों के साथ उसने सांजो को कैसे हरा दिया। काइडो फिर से वही सवाल दोहराता है, इस बार और गुस्से के साथ। आखिरकार मकोतो अपना मासूम एक्ट छोड़ देता है और मानता है कि वह उस सीक्रेट ट्रेजर के पीछे आया है जो यूजुआ को उसके पिता से विरासत में मिला है। इससे काइडो की शंका पूरी तरह पक्की हो जाती है। अकात्सुकी यानी मकोतो कहता है कि उन्हें असल में पता भी नहीं है कि वह खजाना क्या है, वे अब भी बस जानकारी चाहते हैं। फिर वह काइडो को ऑफर देता है कि वह उनके संगठन में शामिल हो जाए क्योंकि वह पहले से कई कातिलों से ज़्यादा ताकतवर है। वह जोड़ता है कि वे लोग सिर्फ बुरे लोगों को निशाना बनाते हैं, अच्छी खासी कमाई करते हैं और हो सकता है कि युजुआ उसे खजाने का राज खुद बता दे क्योंकि वह उसके करीब है। मकोतो एक गंदी मुस्कान के साथ उसे चेतावनी देता है कि यह उसके लिए सबसे अच्छा ऑफर है, वरना अगर वह विरोध करेगा तो मासूम बच्चों की जान जाएगी। हमारा हीरो यह बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत उसकी ओर झपटता है, लगातार तेज हमले करता है। मकोतो हर वार को आसानी से बचा लेता है और तारीफ करता है कि उसके मूव्स किसी प्रो से कम नहीं हैं। लेकिन तभी हमारा हीरो उसकी बांह पकड़ लेता है और बताता है कि उसे पहले से पता था कि वह बम इस्तेमाल करने वाला है। यह छोटा सा क्यूब उसका खास असैसिन हथियार है जिसके जरिए वह विस्फोटक और मार्शल आर्ट्स को मिलाकर इस्तेमाल करता है। संगठन में इसे बाइडेन की डिफ़ॉल्ट विधि के रूप में जाना जाता है, जिससे वह अपने टारगेट्स को पूरी तरह तबाह करता है। जैसे ही उसका कोड नेम लिया जाता है, हत्यारा पूरी तरह चौंक जाता है, पीछे कूदकर चिल्लाता है कि कायदो के पास किसी आम इंसान से कहीं ज़्यादा जानकारी है। माकोटो फिर अपने हाथों में और 6 बम निकालता है, पागलों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वह खेल का लेवल बढ़ाने वाला है। दृढ़ नज़र से कायदो इधर उधर कूदता है और बम पकड़ने की कोशिश करता है। वह पहले 3 पकड़ लेता है और बाकी की ओर तेज़ी से दौड़ता है। फिर दीवार पर पार्कौर करके अपने पैरों से बाकी 3 पकड़ लेता है। माकोटो ये सब देखकर कहता है कि कायदो में बिल्कुल भी कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन तभी वह अचानक एक और बम नीचे ज़मीन की ओर फेंक देता है। कायदो उसे पकड़ने की बेताबी से कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि वह पूरे स्कूल के छात्रों की रक्षा नहीं कर पाएगा। हमारा हीरो वह क्यूब पकड़ने में नाकाम रहता है, जो मैदान में गिर जाता है और तभी पीछे खड़ा पागल अपनी उंगलियां चटकाकर धमाका कर देता है। कायदो अपना चेहरा ढक लेता है, जबकि नीचे मौजूद छात्र अचानक हुए धमाके से घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। माकोटो उसे तसल्ली देता है कि उसने धमाके को पहले ही फटने के लिए सेट किया था ताकि किसी को चोट न लगे। वह इसे एक छोटा बोनस कहता है क्योंकि कायदो ने 6 बम पकड़ ही लिए थे। कायदो गुस्से से भड़कने ही वाला था कि माकोटो फिर और बम निकालकर पूछता है कि असल में वह कौन है और क्या वह उनकी टीम में शामिल होगा। थोड़ा सोचने के बाद हमारा लड़का जवाब देता है कि वह बस एक सामान्य हाई स्कूल का छात्र है और कभी भी उसकी टीम में शामिल नहीं होगा। इस जवाब से मकोटो सचमुच निराश हो जाता है और मान लेता है कि जब तक कुछ लोगों की मौत नहीं होगी, कायदो को मनाना असंभव है। लेकिन हमारा लड़का बस एक नाम जवाब में छोड़ देता है, गुंगिर। उस नाम का जिक्र सुनते ही हत्यारे की आंखों में पागलपन भरी नजर आ जाती है, जबकि कायदो शांत स्वर में बताता है कि उसे कभी गुंगिर के नाम से जाना जाता था। इसी बीच स्कूल के स्पीकर से निकासी की घोषणा होती है। माकोटो नीचे घूरते हुए उस पर गुस्सा जताता है कि उसने गुंगेर का नाम लेने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी कायदो प्रकट करता है कि वह तो बस समय खरीद रहा था और इससे पहले कि माकोटो समझ पाता, स्कूल के अधिकारी छत पर पहुंच जाते हैं। यह देखने की कोई छात्र पीछे तो नहीं रह गया। गुलाबी बालों वाला गुंडा उसे 3 दिन की मोहलत देता है, फैसला करने के लिए कि वह उनकी टोली में शामिल होगा या नहीं, और चेतावनी देता है कि अगर उसने मना किया
तो उसे पछताना पड़ेगा। इसके बाद धमाके की वजह से छात्रों को स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है और कैंपस में चर्चा चलती रहती है कि इतने बड़े धमाके के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ। इसी दौरान युजुआ ने कायदो से पूछा कि वो घर क्यों नहीं जा रहा। कायदो ने समझाया कि उसके पास पहले एक ज़रूरी काम है और वो चाहता है कि युजुआ घर पर ही रहे, क्योंकि ये धमाका शायद उसी पर किया गया अगला हमला हो सकता है। तभी कावाई पूरे जोश से चिल्लाता है कि सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं और उसने युजुआ की हिफाजत के लिए मार्शल आर्ट्स सीखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन उसका ये ओवर द टॉप जोश युजुआ को बस चिढ़ा देता है। युजुआ को से कहती है कि अगर कुछ भी हो तो उसे मैसेज कर दे और को मान जाता है। लेकिन जैसे ही युजुआ गाड़ी चलाकर चली जाती है, वो पीछे मुड़कर माकोटो की तरफ घूरता है, जैसे कहना चाहता हो कि उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसी बीच जब मिकोटो हमारे लड़के को देख रहा था तो उसे पूरा यकीन था कि तुझे कभी भी गंगनेर के नाम को बदनाम नहीं होने देगा। बाद में लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए हमारा लड़का उम्मीद करता है कि उसने अकात्सुकी का ध्यान युजुआ से हटाकर अपनी तरफ खींच लिया है। उसे याद आता है कि भले ही अकात्सुकी दिव्य भालों डिवाइन स्पेयर्स में सबसे छोटा हो, लेकिन उसकी ताकत मजाक नहीं है। मुट्ठी भींचते हुए वो सोचता है कि भले ही उसने अपने नए शरीर की आदत डाल ली हो, लेकिन अब भी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है ताकि वो किसी दिव्य भाले से लड़ सके। यही सोच उसे परेशान कर देती है कि कहीं 3 दिन बाद आमने सामने होने पर वो हार न जाए। लेकिन ये चिंता भी उसकी युजुआ की हिफाजत करने की ठान ली हुई जिद को नहीं डिगा पाती, इवन अगर इसके लिए उसे उस गुलाबी बालों वाले लड़के की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। कायदो से पूछ तभी वह शाबुया स्टेशन पर उतरता है और उस जगह की ओर बढ़ता है जहां उसकी पहली बार हत्या हुई थी। वह बालकनी पर छलांग लगाते हुए सोचता है कि वह यहाँ आया ही क्यों, जब मारिया अब उसका इंतज़ार करने वाली नहीं। अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और उसे शक होता है कि कहीं यह संगठन का लगाया हुआ जाल तो नहीं। फिर भी वह अपार्टमेंट में दाखिल होता है और देखता है कि क्राइम सीन साफ कर दिया गया है, लेकिन बाकी जगह वैसी ही पड़ी है। उसी वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ जाता है, मानो किसी हत्यारे की उम्मीद कर रहा हो, मगर चौंक जाता है जब सामने उसका कुत्ता जॉन खड़ा मिलता है, पूंछ हिलाते हुए। जॉन उत्साहित होकर भौंकता है और दौड़कर उसके पास आ जाता है। तभी हमारा हीरो नोटिस करता है कि जॉन के मुंह में फर्श भी दबा हुआ है। यह दृश्य उसे उन दिनों में लौटा देता है जब वह और मई पार्क में जाकर जॉन के साथ फैच खेलते थे। उसकी आंखें नम हो जाती हैं जब उसे एहसास होता है कि कुत्ता अब भी उसे याद करता है। फिर अचानक उसकी नज़र कमरे के कोने में जाती है और वह एक तस्वीर देखता है जिसमें वह खुद, मराई और जॉन बीच पर साथ खड़े हैं। उस तस्वीर को देखकर उसे वह रोड ट्रिप याद आ जाती है जब मराई ने कहा था कि भले ही उसे उसके काम की असली प्रकृति कभी समझ नहीं आई, लेकिन वह हमेशा चाहती थी कि कायदो खुश रहे। उसने जवाब दिया था कि वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट है और उसकी रक्षा करते हुए मर जाएगा। मगर मराई ने बस इतना कहा था कि मरा हुआ इंसान कभी खुश नहीं हो सकता और वह चाहती है कि वह एक बार जीकर देखे। अब एक विधुर की तरह आंसू बहाते हुए हमारा हीरो पछताता है कि वह उसे कभी खुश नहीं कर सका और अब वह सिर्फ उसकी यादों में ही जिंदा है। इसके बाद वह घर लौटकर अपने परिवार से कहता है कि एक दंपति को मजबूरी में अपना कुत्ता छोड़ना पड़ा, इसलिए वह उसे घर ले आया है और पूछता है कि क्या वे उसे रख सकते हैं। इससे पहले कि वह और मनाता, टेरो तुरंत सहमत हो जाता है कि वे कुत्ते को अपना लेंगे। क्यूटो सुझाव देता है कि वे बारी बारी से उसे घुमाएंगे। जब वे कुत्ते का नाम पूछते हैं तो वह बताता है कि पिछले मालिक उसे जॉन बुलाते थे। बाद में वह युजुआ को मैसेज करता है और पूछता है कि कोई हलचल हुई क्या। वह जवाब देती है कि सब काफ़ी बोरिंग चल रहा है। फिर वह उसके नए कुत्ते के बारे में सुनकर पूछती है कि क्या वह उसे सहला सकती है, लेकिन कायदो कहता है कि अभी ना आए और अपने फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। उसके बाद
वह अकात्सुकी को कॉल करता है। अकात्सुकी मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या उसने अपना मन बदल लिया, क्योंकि अभी 3 दिन पूरे भी नहीं हुए। मगर हमारा लड़का कहता है कि वह खेल खत्म कर चुका है और तैयार है अकात्सुकी की धुलाई करने के लिए। स्कूल की छत पर सुबह होने से पहले वह कसम खाता है कि इसे यहीं खत्म करेगा, क्योंकि वही गुंगिर है। गुंगिर का नाम सुनते ही अकात्सुकी इतना गुस्से में आ जाता है कि अपने हाथ में पकड़ा फोन तोड़ डालता है। उसके दिमाग में बस यही घूमता है कि कायदो जैसा आदमी कभी भी लॉर्ड तुजी से तुलना नहीं कर सकता, जो एक परफेक्ट असैसिन की परिभाषा था। फिर भी कायदो उसकी आंखों के सामने गुंगिर का नाम लेने की हिम्मत करता है। 3 साल पहले मध्य पूर्व में एक खतरनाक मिशन पर अकात्सुकी से एक बड़ी गलती हुई थी, जिसके कारण वह दुश्मनों से घिर गया। उसका बायां हाथ उड़ गया और यह साफ था कि उसकी मौत पक्की है। जैसे ही उसने अंत स्वीकार किया, तुझे अचानक प्रकट हुआ और पल भर में सारे दुश्मनों को काट गिराया। उस वक्त अकात्सुकी ने उसका शुक्रिया किया था और कहा था कि वह सिर्फ उसकी ब्लास्ट की वजह से यहाँ तक पहुँच पाया है। उसने वादा किया था कि मिशन वह आगे पूरा करेगा और तुझी से कहा था कि जिंदा लौटे। अगली सुबह दोनों स्कूल की छत पर आमने सामने आते हैं। अकात्सुकी लापरवाही से पूछता है कि कायदो क्या सोच रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ लड़ने आ गया। कायदो जवाब देता है कि वह पहले उसे हराने आया है और फिर अपनी क्लास अटेंड करेगा। अकात्सुकी हंसते हुए कहता है कि दोनों का ख्याल बिल्कुल एक जैसा है। वह जोड़ता है कि कल से वह सोच रहा था कि कायदो की मूवमेंट्स गुंगिर जैसी ही लग रही हैं। वह मानता है कि उसने कभी गुंगिर जैसा बनने की इच्छा रखी थी, लेकिन अब जब कायदो ने उसे उसकी मौजूदगी महसूस कराई, वह कभी उसे माफ़ नहीं करेगा जब तक कि उसे टुकड़े टुकड़े करके भून ना डाले। एक हल्की मुस्कान के साथ अकात्सुकी कहता है कि लड़ाई शुरू करने से पहले वह एक राज साझा करना चाहता है। वह बताता है कि उसने स्कूल के किसी हिस्से में बम लगा रखे हैं और क्योंकि उसका बायां कृत्रिम हाथ सीधे उसके दिमाग से जुड़ा है, वह बस उंगली हिलाकर उन्हें फौरन उड़ा सकता है। अगर कायदो हार गया तो कई लोग मारे जाएंगे और इस नरसंहार को रोकने का एक ही तरीका है, या तो उसका हाथ काट दो या उसका दिमाग नष्ट कर दो। मगर कायदो शांत स्वर में कहता है कि एक तीसरा विकल्प भी है। अगर अकात्सुकी को बेहोश कर दिया जाए तो बम भी निशस्त्र हो जाएंगे। यह सुनकर अकात्सुकी सचमुच चौंक जाता है और कायदो समझाता है कि उसने पहले ही कहा था कि वह उसे जानता है। लड़ाई के लिए तैयार होते हुए कायदो कहता है कि वह उसे मारने नहीं आया, बल्कि सिर्फ रोकने आया है। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ वह पूछता है कि क्या अकात्सुकी सच में मानता है कि वह ऐसा कर पाएगा। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वह झपट कर हमला करता है। अकात्सुकी उसे चकमा देने में सफल रहता है, लेकिन कायदो समझ जाता है कि उसका असली फायदा बस इतना है कि वह अकात्सुकी की रणनीति और शख्सियत जानता है, क्योंकि उसके शरीर की फिजिकल क्षमता अभी भी उतनी नहीं है। अकात्सुकी कई बम हवा में फेंकता है और जब वे फटते हैं तो धमाके आंख और कान को निशाना बनाते हैं। इसके बाद वह एक लेफ्ट हुक झुलाता है, मगर कायदो को उसकी यह चाल पहले से पता थी, इसलिए वह तेजी से बचकर उसके सीने पर मुक्का मारने की कोशिश करता है। हवा में ही अकात्सुकी अपने शरीर को मोड़कर वार से बच निकलता है और तुरंत पलटवार करता है। उसका मुक्का कायदो को उड़ाकर दूर फेंक देता है। कायदो खुद को संभालता है तो अकात्सुकी कहता है कि पीछे की ओर उड़कर इम्पैक्ट कम करना सही था, वरना उसके कृत्रिम हाथ का सीधा वार कायदो का पूरा हाथ चकनाचूर कर देता। अकात्सुकी के चेहरे पे एक खतरनाक स्माइल थी जब उसने कैडो को वार्न किया कि अगर वो सच में गंगीर है तो ये उसकी पावर का बस शुरुआत है। कैडो की रिब्स पहले ही उसके पंच से टूट चुकी थीं और उसको एहसास हुआ कि डिवाइन स्पीयर्स ऐसे दुश्मन नहीं जो बस उनकी टेक्निक्स जान के हराए जा सके। कैडो अपने दिल में सोचता है कि एक किलर होने के नाते उसके लिए कभी शांत जिंदगी नहीं लिखी गई, लेकिन जब तक वो जिंदा है इसका कोई वजह तो होगी। चाहे सामने कोई भी हो, वो बिना किसी को मारे जीतेगा। अपने दोस्तों और अपनों के लिए वो सरवाइव करेगा पूरी ताकत से,
उसने अपना सबसे ज़बरदस्त पंच मारा और दोनों के बीच तेज़ी से वार और पैरी का खेल चला। पर अचानक कैडो के सर में एक तीखा दर्द उठा। अकात्सुकी ने मौका देखा और एक के बाद एक जोरदार स्ट्राइक्स मारी। कैडो ने डॉज करने की कोशिश की, पर सबसे बच नहीं पाया। उसने अपने आप को समझाया कि उसे अपने ओपोनेंट के मूव्स को और ध्यान से पढ़ना होगा। अकात्सुकी ने एक हैवी किक मारी, जिससे कैडो पीछे स्किड हो गया। दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा और अकात्सुकी ने एक और बम फेंका और उसको ब्लास्ट किया। एक बड़ा धमाका हुआ और वो फाइनल स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ा। पर कैडो, जो उसके हर मूव को पहले से जानता था, तैयार था। अकात्सुकी ने फुल फोर्स पंच मारा, पर कैडो ने उसको ब्लॉक कर दिया और कहा कि वो उसके गुस्से और किलिंग इंटेंट को महसूस कर सकता है, पर ऐसा कुछ उसकी विल नहीं तोड़ सकता। वो अकात्सुकी के सारे गुस्से को अपने अंदर ले लेगा और पूरा निगल जाएगा। अकात्सुकी को लगा कुछ गड़बड़ है और वो पीछे हटा। इसी बीच कैडो के सर में दर्द के साथ उसके सेंसेस जो इतने शार्प हो गए कि वो न सिर्फ फिजिकल चीज़ों को बल्कि असैसिन की कॉन्शियसनेस को भी डिटेक्ट कर सकता था। अकात्सुकी चौंक गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया। उसने सोचा कि उसने आखिरी अटैक कैडो के ब्लाइंड स्पॉट से किया था, फिर भी ये स्कूल का लड़का कैसे ब्लॉक कर पाया। जैसे उसको पहले से पता था अटैक कहाँ से आएगा। उसने और बम क्यूब्स निकाले और कहा कि अब मज़ा आने वाला है। सीरियस लुक के साथ उसने कहा कि उसको नहीं पता कैडो क्या सोच रहा है, पर अगला मूव उसके डिफेंसेस को तोड़ देगा। कैडो ने डिफेंसिव स्टांस लिया, जान के अकात्सुकी अब फुल ऑन अटैक मोड में है। पिंक हेयर्ड असैसिन ने एक बम पीछे छोड़ा और उसके ब्लास्ट से दूसरा बम क्यूब तेजी से कैडो की तरफ भेजा। एक और बड़ा धमाका हुआ, पर कैडो जिन वो बन के लास्ट सेकंड में साइड में हट गया, जिससे बम उसके पीछे ब्लास्ट हुआ। अकात्सुकी ने तारीफ की कि ये डॉज करना इम्प्रेसिव था, पर उसने सोचा कि अगर कैडो इतनी आसानी से मर जाता तो एक एलीट स्पीयर जैसे उसको भेजने का कोई मतलब नहीं था। कैडो चुप रहा और तैयार हो गया जो भी पिंक हेयर्ड लड़का उस पर फेंके उसका सामना करने के लिए। अपने घर पर जॉन धमाके से उठ बैठता है और साथ ही कैडो की माँ भी, जो सोचती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसे लगता है कि शायद आतिशबाजी होगी। इस बीच रूफटॉप पर दोनों अब भी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, अब भी अपनी मुट्ठियों से गार्ड करते हुए। कैडो सोचता है कि भले ही अकात्सुकी के हाथ देखना नामुमकिन है, फिर भी वो हर मूव प्रेडिक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे उसके सारे पैटर्न पता हैं। अकात्सुकी टेंशन में अपने अगले मूव की तैयारी करता है, लेकिन हमारा लड़का सही सही प्रेडिक्ट कर लेता है कि वो 4 बम फेंकने वाला है, जो उसके सामने 2 मीटर पर फटने वाले हैं। जैसे ही असैसिन उन्हें एक्टिवेट करने वाला होता है, कैडो उन सबको लात मारकर अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, जिससे पूरा रूफटॉप जोरदार धमाकों से भर जाता है। कैडो किसी तरह खड़ा रहता है और अपने चेहरे को धमाकों से बचाता है। फिर वो असैसिन का अगला मूव भांप लेता है और लेफ्ट से आने वाले पंच को डॉज कर देता है। हमारा हीरो जवाब में कुछ शार्प जैब्स मारता है, जिससे अकात्सुकी डिफेंसिव हो जाता है और उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि वो एक भी हिट नहीं लगा पा रहा। असैसिन सोचता है कि कैडो की आंखें और कान तो बमों की वजह से कब के काम करना बंद कर देने चाहिए थे। ऊपर से इतनी गर्मी में सांस लेना भी नामुमकिन होना चाहिए। लेकिन कैडो की आंखों में देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसके हर मूव को आर पार देख सकता है। ये देखकर उसे अपने प्यारे गंगीर की याद आ जाती है। उसे याद आता है जब कैडो ने कहा था कि वो गंगीर है। ये सोचकर वो गुस्से से चीख पड़ता है और कहता है कि उसके साथ मजाक मत कर। वो पूछता है कि क्या सच में ये हाई स्कूलर उसका तूजी है, और अगर हाँ तो अब क्यों सामने आया है। दूसरी ओर कैडो मुश्किल से खड़ा है और सांस लेने के लिए जूझ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मुट्ठियाँ ऊपर रखता है। उसे एहसास होता है कि भले ही वो मूव पढ़ लेता है, लेकिन असैसिन अभी भी बहुत तेज़ है और इस अनट्रेंड बॉडी में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो रूफ के किनारे कूदकर तय करता है कि अब और भागेगा नहीं। उसी समय
अकात्सुकी सोचता है कि अब उसके पास बचने की कोई जगह नहीं है। वो बमों की एक मुट्ठी उठाता है और सोचता है कि फर्क नहीं पड़ता अगर उसके मूव प्रेडिक्ट भी हो जाए, और चुनौती देता है कि आओ इसे भी डोज करके दिखाओ। वो बम क्यूब्स उसकी तरफ फेंकता है। हमारा हीरो उसी पल फोकस करता है और पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता है। कसम खाता है कि अब किसी को दुखी नहीं करेगा। अकात्सुकी बम एक्टिवेट करता है और पूरा रूफ सूरज की तरह चमक उठता है। लेकिन कैडो फिर भी आगे बढ़ता रहता है, भले ही अब वो देख नहीं सकता। वो सामने असैसिन की मौजूदगी महसूस करता है और वार करने जाता है, लेकिन अकात्सुकी डॉज कर लेता है और अपने मेटल हाथ में बम क्यूब लेकर सीधे उसके सर पर मुक्का मारने आता है। लेकिन कैडो उसे किताब की तरह पढ़ लेता है। वो अपनी कोहनी से पंच ब्लॉक करता है, जिससे अकात्सुकी पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसी ब्लॉक के बाद एक ज़बरदस्त एल्बो उसके चेहरे पर मारता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। वो अकात्सुकी का नाम चिल्लाकर उसके शरीर पर एक भयंकर पंच मारता है और आखिर में उसके पेट में सीधी किक जड़ देता है। इस वार से उसका मेटल हाथ टूट जाता है और असैसिन रूफ से नीचे गिरता है, बेहोश हालत में, सीमेंट की सख्त ज़मीन की तरफ। फिर सीन बदलकर एक फ्लैशबैक आता है, जहां छोटा असैसिन गंगिर से कहता है कि मुझे भूल जाओ और ख़तरे से निकल जाओ। लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वो अपने किसी भी दोस्त को मरते नहीं देखना चाहता। गंगिर मानता है कि ये सोच एक असैसिन को सूट नहीं करती, लेकिन यही उसकी असली पसंद थी। चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो अपनी जस्टिस के रास्ते पर चलेगा। अकात्सुकी होश में आता है और कैडो से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। कैडो जवाब देता है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ बम को डिसआर्म करना था। उसने कभी उसे ख़त्म करने का सोचा ही नहीं। असैसिन स्माइल करता है और कहता है कि वो अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हरा सकता। लेकिन कैडो दृढ़ता से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो ज़रूर हराएगा, क्योंकि एक पूर्व असैसिन के लिए वही उसकी सच्ची जस्टिस है। उसके शब्द और निगाहें अकात्सुकी को गंगिर की याद दिला देते हैं और कैडो कहता है कि चाहे वो ग्रेट विल हो या ऑडिन, वो सबको हराएगा। ये सुनकर अकात्सुकी जोर से हंस पड़ता है। वो कैडो के शब्द दोहराता है और कहता है कि इतना पागलपन सोचने के लिए भी इंसान को सनकी होना पड़ेगा। कैडो को हैरानी होती है जब असैसिन मान लेता है कि वो सच में उसका तूजी है। लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसा पागलपन तो सिर्फ तूजी ही बोल सकता है। हमारा हीरो बस हैरानी से उसकी ओर देखता है। पिंक हेयर्ड लड़का फिर असली मुद्दे पर आता है और पूछता है कि वो टूथपिक जैसा क्यों दिख रहा है, जबकि उसे तो कब का जमीन के 6 फीट नीचे होना चाहिए था। कैडो जवाब देता है कि उसे भी पूरा यकीन था कि वो तब मर चुका था, लेकिन जब होश आया तो अचानक वो कैडो के शरीर में था। वो अपने दिमाग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि फिलहाल तूजी का बस यही हिस्सा बचा है। ये सुनकर अकात्सुकी सच में हैरान होकर बैठ जाता है। हमारा हीरो आगे कहता है कि उस हिट का ऑर्डर देने वाला सिर्फ ओडिन ही हो सकता है। ये सुनते ही अकात्सुकी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कैडो फिर कहता है कि उसे और मजबूत बनना पड़ेगा और अकात्सुकी से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करेगा। ये सुनकर असैसिन को फिर वही सीन याद आ जाता है। अकात्सुकी एक बार फिर हंस पड़ता है और कहता है कि मजाक बंद कर। वो अपना मेटल हाथ उठाता है और कहता है कि अब जब उसे पक्का पता है कि कैडो ही तूजी है, तो अब चाहे कोई भी ऑर्डर दे, वो उसे मार नहीं सकता। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस जाएगा, लेकिन असैसिन साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसी हार के बाद वापस जाना नामुमकिन है। फिर वो लड़के से पूछता है कि उसका अब क्या इरादा है। अकात्सुकी सीरियस होकर कहता है कि वो सब कुछ चेक करने के बाद ही तय करेगा, क्योंकि उसे अब भी यकीन नहीं होता कि ऑडिन ने सच में तूजी को टारगेट किया होगा। वो हमारे हीरो से कहता है कि अब वो भी निकल जाए, क्योंकि पुलिस शायद रास्ते में होगी, और मजाक करते हुए कहता है कि स्कूल अब काफ़ी समय तक बंद रहेगा। हमारा हीरो उसे जाते हुए देखता है और उसे आवाज़ देने ही वाला होता है कि अचानक ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, बस इतना महसूस करता है कि उसका होश फिसल रहा है। इस बीच
कुछ अनजान असैसिन वहां पहुंचते हैं और गंगेर को प्लान के मुताबिक उठा ले जाते हैं। तभी हमारे हीरो को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है कि उठो। वो सोचता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसकी आंखें खुलती हैं, वो चारों तरफ देखता है और समझता है कि वो अपने असली शरीर में वापस आ चुका है। वो आवाज़ फिर कहती है कि आखिरकार वो जाग गया है और बताती है कि अब वे दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं। कैडो धीरे धीरे उसकी तरफ तैरता है, जिससे तूजी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। कैडो फिर आवाज़ देकर कहता है कि उस ताकत से युजुआ की हिफाजत करो, लेकिन तूजी उसे छोड़ने से इनकार करता है और चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाता है। उसी वक़्त वो अचानक जाग उठता है, पूरा पसीने से भीगा हुआ, और उसके सामने एक दोस्ताना कुत्ते का चेहरा होता है। ज़मीन पर लेटा हुआ वो सोचता है कि अब वो कहाँ है